हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैक माई चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का ज्योग्राफी चैप्टर प्राकृतिक आपदा एवं संकट को पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितनी भी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो सब प्रकृति द्वारा ही आती है, इसलिए तो इसे प्राकृतिक आपदा का नाम दिया गया, क्योंकि प्रकृति इन्हें बनाती है और प्रकृति के द्वारा ही ये आपदाएं घटित होती है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। और जो हमारी मुख्यतः जो प्राकृतिक आपदाएं होती है उन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात एवं सूखा। भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात एवं सूखा, ये कुछ आपदाएं हैं जो पृथ्वी पर घटित होती रहती है। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। प्रकृति और मानव का आपस में गहरा संबंध है। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया है, यानी कि जितने भी जो जो ये आपदाएं आती है वो प्रकृति द्वारा ही आती है, और प्रकृति मानव को परेशान करने के लिए ये आपदाएं लाती है, क्योंकि मनुष्य जो ज़्यादा वृक्षों की कटाई करती है तो इस कारण ही ये भूस्खलन वगैरह जो सूखा पड़ता है उस कारण ही होता है। तो प्रकृति भी मानव को सबक सिखाती है। जो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करके खुशियाँ देती है, कभी कभी उसी का विकराल रूप हमें दुखी कर देता है। धरती का धंसना, पहाड़ों का खिसकना, सूखा, बाढ़, बादल फटना, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, समुद्री तूफान, सुनामी, अकाल आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य को समय समय पर हानि उठानी पड़ती है। तो ये कुछ आपदाएं हैं जिनसे मनुष्य को हानि होती है, तो इनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए, आपदा आपदा प्राय एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा पैमाने पर ज्वालामुखी वो बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। यानी कि आपदा एक ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है, और यह किसी को पता नहीं चलता कि कब कहाँ पर कौन सी आपदा आने वाली है, और ये प्रकृति द्वारा ही घटित होती है। तो इससे बहुत ही जन धन की हानि होती है, और जितने जो लोग होते हैं उनकी भी वो भी मरते हैं। तो आपने सुना होगा 2004 में एक भूकंप आया था, तो उसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। तो देखिए अब कितनी बड़ी हानि होती है आपदा आने से। अब देखिए, प्राकृतिक आपदा तथा संकट में क्या अंतर है। ये दोनों है तो एक जैसे, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। देखिए, प्राकृतिक आपदा तथा संकट में बहुत कम अंतर है। इनका एक दूसरे से इनका एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, फिर भी इनमें अंतर स्पष्ट करना अनिवार्य है। प्राकृतिक संकट क्या है? देखिए, पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिसमें जन धन को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। मतलब जब प्राकृतिक संकट आते हैं, जैसे भूस्खलन वगैरह, बाढ़, तो इसमें पर्यावरण में हालात की वे तत्व होते हैं जिनमें जन धन को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। यानी कि जब ये प्राकृतिक संकट आते हैं तो इसमें जन यानी लोग, और धन यानी जो हमारे जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो धन से रिलेटेड होती है। तो इन दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं होती है। इसमें संभावनाएं होती है, इसमें पूरी संभावना नहीं होती। जबकि आपदाओं से बड़े पैमाने पर जन धन की हानि तथा सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाती है। लेकिन जब आपदाएं आती हैं, जब चक्रवात वगैरह या और सुनामी वगैरह, भूकंप वगैरह जब ये आते हैं, तो इसमें जन धन की हानि तो होती है और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी ठप हो जाती है। यानी कि जो जो भी सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं हैं वो भी ठप हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। प्राकृतिक आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखिए, वायुमंडल द्वारा जो आपदाएं आती है उसे तड़ित झंझा, टोर्नेडो, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, तुषारपात आदि ये सब कहते हैं।
और जो भौमिक भू द्वारा जो आती है वो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, मृदा अपरदन आदि है। जलीय द्वारा जो आती है वो बाढ़, सुनामी, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान आदि तथा ये है बाढ़, सुनामी, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान आदि। जैविक, पौधों व जानवर, जैविक क्रियाएं द्वारा जो आती है मतलब जीवों द्वारा। पौधों व जानवर उपनिवेशिक के रूप में टिड्डियाँ, कीट, ग्रसन फफूंद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। अब देखिए जैविक द्वारा कैसे, जो ये कोरोना आया अभी, वो वो भी क्या है, वो भी एक प्राकृतिक आपदा ही है, प्राकृतिक संकट है मनुष्यों के लिए। तो ये भी एक प्राकृतिक संकट मानी जाएगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी ये आपदा सुनामी वगैरह आती है, उतनी नहीं। लेकिन ये भी एक प्राकृतिक संकट है। और ये जैविक, अगर हम कोरोना अगर प्राकृतिक संकट माना जाएगा तो वो जैविक माना जाएगा, क्योंकि वो जीवों द्वारा ही आता है, एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को जैविक माना जाता है। अब देखिए किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है। विकास कार्य क्या है, देखिए संकट प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकते हैं। ऐसा उस स्थिति में होता है जब पर्यावरणीय परिस्थिति की परवाह किए बिना ही विकास कार्य किया जाता है। देखिए जैसे जैसे मानव विकास करता जा रहा है उतना ही वो खुद को हानि पहुंचा रहा है, क्योंकि वो विकास के चक्कर में पेड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। उसके कारण बाढ़ ज़्यादा आती है और सुनामी भी उसी के कारण आती है, और जो सूखा होता है वो भी उसी के कारण पड़ता है। तो जैसे जैसे मानव विकास कर रहा है तो वो प्राकृतिक संकट उसी के कारण आते हैं, क्योंकि मानव खुद को हानि, खुद ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उदाहरण, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाया जाता है ताकि बाढ़ का पानी और अधिक नुकसान न कर सके, लेकिन कुछ समय पश्चात उस रुके हुए पानी में महामारियां फैलनी आरंभ हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्सर विकास कार्य आपदा का कारण बन जाता है। देखिए मनुष्य पानी को रोकने के लिए बाढ़ बनाता है, क्योंकि उससे वो बिजली उत्पन्न कर सके, लेकिन वो पानी अगर ज़्यादा समय तक रुका रहता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं जिससे महामारियाँ फैलने का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि ज़्यादा विकास करना नुकसान का कारण बन सकता है। अब देखिए आपदा निवारण और प्रबंधन की अवस्थाएं। आपदा से पहले आपदा के विषय में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। अगर आपदा आए तो उससे पहले हमें ये करना चाहिए कि उसके विषय में आंकड़े और सूचना एकत्रित करना, यानी कि लोगों को शिक्षित भी करना होता है, क्योंकि अगर लोग शिक्षित होंगे कि वो बाढ़ से पहले अपना इंतज़ाम कर लेंगे। अगर कुछ आपदाएँ आती है तो भूकंप से पहले भी वो अपना इंतज़ाम, लेकिन भूकंप तो अचानक आता है। आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना तथा लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, यानी कि जो आपदा संभावित क्षेत्र होते हैं उनका मानचित्र तैयार करना कि हर साल जिन क्षेत्रों में अधिक भूकंप आते हैं या अधिक आपदाएं आती है उस क्षेत्र से उन लोगों को हटाना, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर ज़्यादा आपदाएं आती हैं तो वहाँ से लोगों का विस्थापन करना होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके लोगों का। आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य करना, आपदा प्रभावित क्षेत्रों से पीड़ित व्यक्तियों को निकालना, राहत कैंप में भेजना और जल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये आपदा के समय होता है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि भूकंप है, अर्थक्वेक। भूकंप पृथ्वी की पृष्ठ पर होने वाली वह हलचल है जिससे पृथ्वी हिलने लगती है और भूमि आगे पीछे खिसकने लगती है। वास्तव में पृथ्वी के अंदर होने वाली किसी भी संचलन के परिणाम स्वरूप जब धरातल का ऊपरी भाग अकस्मात कांप उठता है तो उसे भूकंप कहते हैं। अब देखिए भूकंप कैसे आता है। हमारी पृथ्वी की सतह पर, हमारी पृथ्वी की निचली सतह पर कुछ प्लेटें होती है, तो कुछ ऐसी प्लेटें होती हैं जो बार बार खिसकती रहती है, और जो वो खिसकती रहती है तो एक दूसरे से टकराती है, तो एक दूसरे से टकराती है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो टूट जाती है, तो उसके कारण भूकंप आते हैं।
और देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं हमारे जो उत्तर उत्तर पश्चिम राज्य है उनमें ज़्यादा भूकंप आते हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य है उनमें, क्योंकि वो हिमालय वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि हिमालय से जो लगने वाले क्षेत्र हैं उनमें भूकंप जाता है आते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि हिमालय की जो प्लेटें हैं वो खिसकती रहती है, इसलिए उन क्षेत्रों में भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो समझ में आया आपको भूकंप कैसे आते हैं? जब जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे से टकराती है तो उसके कारण भूकंप आते हैं। अब देखिए भूकंप के कारण, भूकंप को महाविनाशकारी आपदा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जन-धन की हानि होती है वो भूकंप के कारण ही होती है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे होती है। इससे प्राय संकट की स्थिति पैदा होती है। भूकंप मुख्यतः विवर्तनिक हलचलों, ज्वालामुखी विस्फोटों, चट्टानों के टूटने व खिसकने, खानों के धँसने, जलाशयों में जल के इकट्ठा होने से उत्पन्न होती है। विवर्तनिक हलचलों से पैदा होने वाले भूकंप सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इसे इस चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। देखिए, जो भूकंप आते हैं वो प्लेटों के कारण तो आते ही है, लेकिन जो हमारी ज्वालामुखी होती है जो पृथ्वी के नीचे, उसके कारण भी भूकंप आते हैं कभी कभी, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ज्वालामुखी भर जाता है तो उसके कारण भी भूकंप आते हैं। अब देखिए भूकंप आने से क्या क्या होता है। भूकंप आने से सबसे पहले जान तथा माल की भारी क्षति होती है, यानी कि लोगों की मृत्यु तो होती है, साथ ही साथ जो जो भी जा वो माल होता है उसकी भी क्षति होती है, यानी कि जो धन वगैरह होता है उसकी भी क्षति ज़्यादा होती है, अर्थव्यवस्था भी ठप हो जाती है। भूस्खलन हो सकते हैं। भूस्खलन का मतलब है जो पृथ्वी होती है वो खिसकती है, उससे भूकंप से आग लग सकती है, यानी कि भूकंप आने से आग भी लग सकती है। तटबंधों व बांधों के टूटने से बाढ़ आ सकती है। जब भूकंप आते हैं तो जो बांध बनाए जाते हैं वो भी टूट सकते हैं और उसके कारण भूकंप आ सकते हैं, यानी कि एक आपदा से दूसरी आपदा भी आ सकती है। सागरों व महासागरों में बड़ी बड़ी प्रलयकारी लहरें, सुनामी भी आ सकती है। अब देखिए भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करके भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को समय पर सूचना प्रदान करना, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बार बार भूकंप आते हैं वहाँ पर सूचना तंत्र वो भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना। भूकंप नियंत्रण केंद्र होते हैं जहाँ पर भूकंप आने से पहले ही सूचना लग जाती है और फिर लोगों को भी सूचना लग जाती है, तो वहाँ से लोग अपने जान माल को लेकर वहाँ से निकल सकते हैं, तो इससे विनाश कम होगा। अब देखिए अभी मैंने बताया कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि हिमालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। इसमें वही है कि जो हिमालय जो पर्वत है उसकी जो नीचे प्लेट है वो अभी भी खिसक रही है, और हिमालय भी का निर्माण भी इसी वजह से हुआ था, क्योंकि जो प्लेटें थी वो आपस में टकरा कर हिमालय पर्वत का निर्माण की, और इसका निर्माण अभी भी हो रहा है क्योंकि इसकी जो निचली परत है वो अभी भी खिसक रही है, और इसी कारण भूकंप आते रहते हैं, तो इसमें यही है। आप देखिए भूकंप की फोटो देखिए, आप इसे देखिए कितना बड़ा नुकसान होता है, कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितने लोगों की जान जाती है और कितने जान माल की नुकसान होती है। अब हम दूसरी आपदा चक्रवाती आपदा के बारे में पढ़ते हैं। चक्रवात आपने सुना होगा, आंधी वगैरह तूफान वगैरह जो आते हैं उसे चक्रवात कहते हैं। ये गाँव में खासकर ज़्यादा आता है। चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जो चारों ओर से उच्च वायुदाब द्वारा घिरा होता है। वायु चारों ओर से चक्रवात के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। चक्रवाती आपदा में वर्षा सामान्यतः 50 से 100 सेंटीमीटर तक अधिक होती है, साथ ही तेज हवाओं का परिसंचरण होता है। देखिए चक्रवात कैसे आता है। जो क्षेत्र जो क्षेत्र होते हैं या फिर जिनमें बारिश बहुत ही कम होती है, उन क्षेत्रों में हवाएं जिन क्षेत्रों में हवाएं तेज चलती है तो वो अपने साथ बहुत सारी धूल कण मिट्टी उठा लेती है, और ये चक्रवात कभी कभी तो पानी में भी आता है, क्योंकि तेज हवाओं से कभी कभी इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वो चक्रवात का रूप ले लेती है, जिसे हम टोर्नेडो भी कहते हैं। तो ये हवाओं के कारण ही आता है, क्योंकि निम्न वायुदाब की ओर से हवाएं उच्च दाब वायुदाब की ओर जब जाती हैं तो चक्रवात आता है। चक्रवाती आपदा के विनाशकारी प्रभाव। चक्रवातों का, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि चक्रवात की आँख किसे कहते हैं।
तो ये पहले जो चैप्टर पढ़ाया मैंने उसमें बताया कि चक्रवात की आँख क्या है, कि वो है केंद्र जहाँ से सारी हवाएं आकर मिलती है और चक्रवात का निर्माण करती है, वो चक्रवात की आँख कहलाता है। अब देखिए चक्रवाती आपदा के विनाशकारी प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। चक्रवातों का आकार छोटा होता है और दाब प्रवणता तीव्र होने के कारण वायु बड़ी तीव्र गति से चलती है। इससे जान माल की भारी हानि होती है, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। चक्रवात कभी कभी इतना विनाशकारी होता है कि इसमें बहुत सारे लोग चपेट में आ जाते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं और जान माल की हानि भी ज़्यादा होती है। और मकान वगैरह जो जितने भी घर वगैरह होते हैं वो भी इससे तबाह हो जाते हैं। अब देखिए इसमें पेड़, दूसरा पॉइंट दिया गया है कि इससे और क्या नुकसान होता है। पेड़, बिजली तथा टेलीफोन के खंभे उखड़ जाते हैं और इमारतें गिर जाती है। मैंने अभी बताया घर वगैरह इमारतें भी इससे गिर जाती है अथवा जर्जर हो जाती है। इन चक्रवातों से भारी वर्षा होती है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समुद्र में चक्रवात से ऊंची ऊंची लहरें लहरें उठती है, जिससे मछुआरों व नाविकों की जान का खतरा हो जाता है। मैंने बताया अभी कभी कभी ये समुद्रों में भी ज़्यादा हवाएं चलती है तो उससे भी चक्रवात समुद्र में भी आता है। तटीय क्षेत्रों के निवासियों को जान माल की भारी हानि उठानी पड़ती है। जो तटीय इलाके होते हैं, जहाँ पर तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा इसकी हानि होती है, बजाय जो वैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जो मध्यम क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों को इतनी हानि नहीं होती। लेकिन जो तटीय क्षेत्रों के होते हैं वो इस वजह से, क्योंकि चक्रवात से बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि जो समुद्र की है उसमें जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो उस कारण बाढ़ भी आ जाती है और इससे जो आसपास के इलाके हैं वो डूब जाते हैं। तो गाइज ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।